अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रूनिंग टेक्निक्स को डिस्कस करना है इन डिसीजन ट्री। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो वाई प्रूनिंग इज नीडिंग। प्रूनिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? प्रूनिंग जो है ना वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि अननेसेसरी ब्रांचेस को रिमूव कर देता है फ्रॉम डिसीजन ट्री। इसका गोल क्या होता है कि इसका गोल ये होता है कि ये ओवरफिटिंग के जो एरर है ना, जो मसला था ओवरफिटिंग का, उसको रिड्यूस करता है, जनरलाइजेशन को इम्प्रूव करता है और मॉडल को सिंप्लीफाई कर देता है, जिससे उसकी जो एक्यूरेसी है यानी कि आप प्रेडिक्शंस वगैरह है वो ज़्यादा अच्छी हो जाती है और उसकी परफॉर्मेंस मतलब कि बेटर हो जाती है। अब इनके डिटेल्स वगैरह को देख लेते हैं। हमारे पास जो प्रूनिंग होती है वो दो तरह की प्रूनिंग होती है। एक होती है प्री प्रूनिंग, अर्ली स्टॉपिंग जिसको भी कहते हैं, मतलब कि दोनों नाम है। प्री प्रूनिंग उसको हम अर्ली स्टॉपिंग भी कहते हैं, और दूसरी टाइप है हमारे पास पोस्ट प्रूनिंग। ठीक होगा? तो आज के लेक्चर में हम दोनों को डिस्कस करेंगे, विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे। ठीक होगा? तो आपने एंड तक क्लास में देखना। तो प्री प्रूनिंग, इसका आइडिया क्या होता है कि इसमें ये होता है कि आपको पहले से ही बता दिया जाता है कि आपने ट्री को कितना ग्रो करना है। यानी कि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर लिए होंगे जिसमें ID3 एल्गोरिथम, कार्ट एल्गोरिथम, इनके डिसीजन ट्रीज वगैरह बनाए। आपको पता है कि वो डिसीजन ट्री कितने लेंथी भी हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको ना पहले ही बता देते हैं कि आपने कितने लेवल तक अपने ट्री को रखना है। लेट्स सपोज कि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही कह दिया गया कि आपने सिर्फ और सिर्फ 3 लेवल तक आपने ट्री रखना है। तो यानी कि ये इसके आगे फर्ज करें 2 ब्रांचेज हैं, एंड देन इसके आगे ब्रांचेज हैं, और ये ठीक हो गया। तो ये लेवल 1 2 3, ये 3 लेवल का ट्री है। और सपोज करें, क्योंकि ये तो मुझे पहले पता था कि उसने कहा कि आपने 3 लेवल तक अपने ट्री को रखना है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे स्टॉप कर दिया, इतना ही बनाया। हो सकता है कि जो डाटा सेट जिस मैं कर रहा था उसका एक्चुअल ट्री जो था वो इस तरह, मतलब कि उसके अंदर ज़्यादा लेवल्स होते हैं। सपोज करें कि ये 3 हो गया, 4 5 6, मतलब कि सपोज करें कि उसका एक्चुअल ट्री इस तरह का कुछ बना था, इतने लेवल से, यानी कि 1 2 3 4 5 लेवल का वो ट्री बनना था, जिसपे वो सही तरीके से प्रिडिक्ट करता, मतलब कि उसकी सारी पॉसिबिलिटीज मतलब कि हो जाती है, मतलब कि एंड तक पूरा का पूरा डाटा सेट पे, मतलब कि जो भी था लीफ नोड तक एंड तक बनना था। बट मुझे कंडीशन उसने कहा था कि आपने लेवल 3 तक बनाना है। तो मैंने क्या किया कि जब मैं यहाँ पे पहुंचा इस लेवल पे, तो मैंने जो नीचे वाला ट्री था ना, ये वाला, ये मैंने बनाया नहीं, मैंने डिस्कार्ड कर दिया। तो ये प्री प्रूनिंग होता है, यानी कि आपको क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि आपने लेवल 3 तक बनाना है या लेवल 2 तक आपने ट्री को बनाना है, इससे आगे आपने ट्री को नहीं लेके जाना। तो ये हमारा प्री प्रूनिंग का कॉन्सेप्ट होता है। तो इसके जो स्टॉपिंग क्राइटेरिया वो ये मैक्सिमम डेप्थ रीच्ड, यानी कि आपको बता दी जाती है कि इतनी आपकी मैक्सिमम डेप्थ होगी, इससे ज़्यादा आपने नहीं लेके जाना। मिनिमम सैंपल्स रिक्वायर्ड टू स्प्लिट मिनिमम सैंपल्स इन अ लीफ नोड, इंफॉर्मेशन गेन बिलो थ्रेशोल्ड। ठीक हो गया? इसमें ये समटाइम्स होता है कि आपको थ्रेशोल्ड की बेस पे कह देता है, क्योंकि हम ये निकाल रहे, लाइक अगर आपने ID3 क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम देखी हो तो उसके अंदर हम इन्फॉर्मेशन गेन निकाल रहे थे, तो उसकी बेस पे कह देता है कि भजन अगर इन्फॉर्मेशन गेन इस फीचर का इस थ्रेशोल्ड से कम है तो आपने उसको डिस्कार्ड कर देना। तो ये वो बता रहे कि मिनिमम मतलब इसमें फीचर्स कम हो जाते हैं। और जाहिर बात है कि अगर हम, यानी कि अब ये था कि ये जो ट्री था ये एक्चुअल में ये ट्री था, लेकिन मेरी कंडीशन जो थी, प्री प्रूनिंग कंडीशन थी, वो थी 3, तो मैंने यहाँ पे स्टॉप कर दिया। हालांकि देखेंगे लीफ नोड मेरे ये इतने ज़्यादा बनने थे, लेकिन मुझे यहाँ पे स्टॉप करना पड़ा। तो ये वही बताया कि मिनिमम सैंपल रिक्वायर्स, यानी कि मिनिमम सैंपल्स इन होता है लीफ नोड के अंदर, हमारे पास जो सैंपल्स है ना वो कम हो जाते हैं। तो ये हमारी होती है प्री प्रूनिंग। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसमें ये होता है कि आपको पहले से ही कंडीशन बता दी जाती है कि आपने कितने लेवल तक अपने ट्री को ग्रो करना, उसके बाद नहीं करना। एक्चुअल में चाहे वो 10 लेवल का ट्री बनता हो उस डाटा सेट में, बट आपको कहते हैं 3 का बनाना या 4 से ज्यादा नहीं लेके जाना, तो आपने वहीं पे स्टॉप कर देना। तो ये हमारा होता है प्री प्रूनिंग। तो इसके एडवांटेजेस क्या है कि फास्टर ट्रेनिंग होती है, क्योंकि जारी बात है कि जब हमें पता है कि इतने लेवल तक का बनाना चाहिए, एक्चुअल में वो 10 लेवल का था, हमने 3 लेवल का बनाया था, तो देखें कितना रिड्यूस हो गया, उसकी ट्रेनिंग जल्दी हो जाएगी। सिंपल ट्री होता है, ओवरफिटिंग से जो ओवरफिटिंग के इश्यूज थे ना वो खत्म हो जाते हैं। बट यहाँ पे एक और मसला राइज हो जाता है। ओवर फिटिंग तो खत्म हो जाता है, बट उसकी जगह पे अंडर फिटिंग का इशू आ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि अब फर्ज करेंगे एक्चुअल ट्री इतना था और आपने उसको यहाँ तक रखा, तो आपकी कुछ जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो आपकी डिस्कार्ड होगी, तो जिसकी वजह से आपका अंडर फिटिंग में आ जाता है। आपका जो मॉडल है ना वो एक्चुअल पैटर्न जो है ना उसको ही नहीं प्रिडिक्ट कर रहा होता, उसके एरर्स ही बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं।
तो वो मतलब इन शॉर्ट इन सिंपल वर्ड अंडर फिटिंग का इशू आ जाता है इसमें प्री प्रूनिंग के अंदर। ठीक हो गया। मे स्टॉप टू अर्ली एंड मिस इंपॉर्टेंट पैटर्न, वही जो मैंने अभी डिस्कस किया कि इंपॉर्टेंट पैटर्न्स को वो मिस कर देता है, इस चीज़ को हम अंडर फिटिंग इशू कहते हैं। ठीक हो गया। इसमें ओवर फिटिंग नहीं आती, अंडर फिटिंग का इशू आता है। तो इसलिए हम पोस्ट प्रूनिंग पे मूव कर जाते हैं। पोस्ट प्रूनिंग में क्या आता है कि इसका जो दूसरा नाम है ना वो है रिड्यूस एरर प्रूनिंग, REP। इसमें इसका आइडिया क्या है, इसका मतलब कि थीम क्या है, मतलब आइडिया इसका क्या है कि किस तरीके से ये वर्क करता है। इसका आइडिया ये होता है कि आपने पूरा ट्री बनाना है, पूरा ट्री बनाने के बाद आपने उसके अंदर प्रूनिंग करनी है। ठीक होगा। अननेसेसरी ब्रांचेस को रिमूव करना। लाइक एक कंसेप्ट ये देखें कि ये पूरा ट्री था, मैंने ये पूरा ट्री बना लिया, उसके बाद मैं कुछ ब्रांचेस जो अननेसेसरी हैं उनको रिमूव कर दूं, तो ये मेरा होता पोस्ट प्रूनिंग। लेकिन ये वर्क किस तरीके से करेगा, अब मैं किसी ब्रांच को अपनी तरफ से तो नहीं ना कर सकता, ये ब्रांच मुझे अच्छी नहीं लग रही तो मैं इसको डिस्कार्ड कर दूं, या ये मुझे बहुत गंदी लग रही है ब्रांच, मेरा दिल नहीं कर रहा ये इसको रखने का, मैं इसको डिस्कार्ड कर, ऐसे तो नहीं ना कर सकते आप। तो इसका एक पूरा प्रोसीजर होता है, तो इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। उससे पहले इसके वर्किंग देख लेते हैं, वर्किंग होती क्या। स्प्लिट डाटा इनटू, जो आपका डाटा सेट है ना उसको आपने दो सेट्स में डिवाइड करना होता है। एक ट्रेनिंग सेट होता है, एक वैलिडेशन सेट होता है। ठीक हो गया। ट्रेन अ फुल डिसीजन ट्री, यानी कि आपने पूरा डिसीजन ट्री बनाना है। फिर उसके बाद क्या करना है कि आपके जो नॉन लीफ नोड्स होते हैं ना उनको टेम्परेरी आपने रिमूव करना होता है, और फिर उसको रिप्लेस करते थे उसकी लीफ नोड से। और फिर इवेलुएट करते हैं वैलिडेशन सेट के क्या एरर इंक्रीज हो गया ये करने से। अगर इंक्रीज हो रहा है तो आपने उसको डिस्कार्ड कर देना। अगर एरर उतना ही रह रहा है या एरर आपका डिक्रीज हो गया उस चीज को करने से, तो आपने उसको रख लेना। ठीक हो गया। तो ये हमारा एल्गो है। हो सकता है आपको अभी समझ ना आए क्योंकि सिंपल अभी तो सिर्फ सूडो कोड आपको दिखाया। अब इसकी वर्किंग करते हैं तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये एग्जांपल है, इसके जरिए आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उससे पहले ये दो स्लाइड से ये डिस्कस कर लेते हैं। वैलिडेशन एरर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये हम कंप्यूट किस तरीके से करते हैं, एरर किस तरीके से निकालते हैं। एरर होता है कि जितने भी आपके पास टोटल सैंपल्स है उसमें से कितने ऐसे सैंपल्स हैं जो मिसक्लासिफाइड हुए हैं, तो इस चीज को हम एरर, मतलब कि ये जो होता है यानी कि मिसक्लासिफाइड सैंपल्स डिवाइड बाय टोटल सैंपल्स, इससे हमारे पास एरर कंप्यूट होकर आ जाएगा। और इसका जो गोल होता है वो होता है मिनिमाइज करना वैलिडेशन एरर का, मतलब कि इस एरर की वैल्यू को मिनिमाइज करना। जिस तरह मैंने अभी डिस्कस किया था कि अगर आपने लीफ जो थी ब्रांच को रिमूव किया और उसकी जगह लीफ नोड से रिप्लेस कर दिया, उस ये चीज करने से अगर मेरा एरर उतना ही रह रहा है या मेरा एरर उससे कम हो रहा है प्रीवियस एरर से, तो मैं उसको रखूंगा, अदरवाइज मैं उसको डिस्कार्ड कर दूंगा अगर मेरा एरर इंक्रीज हो जाता है। तो ये सीन है कि आप सपोज कर लें कि ये आपके पास एक ट्री है, पूरा डिसीजन ट्री बिफोर प्रूनिंग। ये आपने ट्री बना लिया, उसके बाद आपने क्या किया कि ये दो लीफ नोड्स खत्म कर दिए। उसके बाद आपने जब एरर कंप्यूट किया तो इसका एरर इसका सपोज करेंगे इसका एरर था 0.25। जब ये वाला ट्री आया तो इसका एरर कंप्यूट किया तो इसका एरर हो गया 0.1। तो ये एरर प्रीवियस एरर से कम हो गया, तो इस वजह से हम इस ट्री को प्रेफर करेंगे। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट था इसका। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। एडवांटेज ये है कि ये रिलायबल है, प्री प्रूनिंग के कंपैरिजन में ये ज़्यादा रिलायबल है, क्योंकि प्री प्रूनिंग में आपने देखा था कि ओवर फिटिंग का तो इशू रिजॉल्व हो गया, बट उसके अंदर अंडर फिटिंग वाला इशू आ गया था। मतलब एक इशू रिजॉल्व हुआ तो दूसरा मसला आ गया। तो इसमें ये नहीं है, ये उससे ज़्यादा रिलायबल होता है। ये वैलिडेशन डाटा को यूज़ करता है, जिसकी वजह से इसकी जो जनरलाइजेशन है वो बेटर हो जाती है। वो किस तरीके से यूज़ करता है वो भी हम देखते हैं। और ये क्या करता है, ओवर फिटिंग को तो रिड्यूस करता है, और इसके अंदर अंडर फिटिंग का कॉन्सेप्ट वैसे ही रिमूव हो जाता है। क्योंकि हम क्यों रिमूव होता है, क्योंकि पोस्ट प्रूनिंग के अंदर ये होता है कि आपने पूरा डिसीजन ट्री बनाना है। जब आप पूरा डिसीजन ट्री बना लेते हैं तो उसके अंदर ओवर फिटिंग का इशू आता है, अंडर फिटिंग का इशू नहीं आता। यानी कि अंडर फिटिंग का इशू खत्म हो जाता है पहले ही। पूरा ट्री बनाने से आपका अंडर फिटिंग का इशू तो वैसे ही खत्म हो गया। अब उसके अंदर ओवर फिटिंग का इशू आया, फिर आप क्या करते हैं कि आप जो अननेसेसरी ब्रांचेस होती है, आप एरर वगैरह कंप्यूट करते हैं, जिस तरीके से अभी मैंने एल्गो भी डिस्कस किया, उसकी बेस पे आप ना कुछ ब्रांचेस को डिस्कार्ड कर देते हैं। तो वो ब्रांचेस डिस्कार्ड होने की वजह से आपका जो ओवर फिटिंग वाला इशू होता है ना वो भी रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। तो वो इस वजह से ये ज़्यादा रिलायबल और अच्छी परफॉर्मेंस देता है। डिसएडवांटेज इसका यह है कि ये सेपरेट वैलिडेशन इसका सेट रिक्वायर्ड होता है, मोर कंप्यूटेशन कॉस्ट, ज़ाहिर बात है थोड़ी आपने पूरा ट्री बनाना है, फिर उसके बाद आपने उसके ऊपर वर्किंग करनी है, बार बार उसमें से अननेसेसरी ब्रांचेस को डिस्कार्ड करना, तो ये कंप्यूटेशन कॉस्ट इसकी ज़्यादा हो जाती है। और नीड फुल ट्री फर्स्ट, वही जो अभी चीज़ मैंने डिस्कस की। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। ट्रेनिंग डाटा हमने क्या करना था, सबसे पहले डाटा को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना था। एक था ट्रेनिंग डाटा सेट
एक था वैलिडेशन डाटा सेट। तो ट्रेनिंग डाटा सेट हमारा ये है, वैलिडेशन डाटा सेट ये है, ठीक हो गया। ट्रेनिंग डाटा सेट के ऊपर बेस पे हम क्या करते हैं, डिसीजन ट्री बनाते हैं अपना। ओके हो गया, हमने डिसीजन ट्री बना लिया। ये वही ट्री है जो हम बार बार रिपीट करते हुए आ रहे हैं। इवन कि आप RD3 अगर क्लासिफिकेशन वाली प्रॉब्लम देख के आ रहे हैं, उसके अंदर भी ये ट्री बना था। इससे मतलब कि ये वो नहीं है, अगर आप कहें कि ये ट्री किस तरीके से बनना है, तो ये कोई भी मतलब मेथड एल्गोरिथम कह सकता है आपको। एग्जाम में कह सकते हैं कि आप कार्ट एल्गोरिथम बनाए, कार्ट एल्गोरिथम लगाए, उससे डिसीजन ट्री बनाए। डिसीजन ट्री बनाने के बाद उसके ऊपर पोस्ट प्रूनिंग का कॉन्सेप्ट लगाएं। तो ये सीन कह सकता है। इसी तरीके से वो हो सकता है ID3 का कह सकता है, क्लासिफिकेशन रिग्रेशन कोई भी पूछ सकता है, ठीक होगा। आपने ट्री बना लिया। ट्री बनाने के बाद आपके पास अब आपने क्या करना है कि आपका ट्री पूरा बन गया, ठीक हो गया। ये वही ट्री है जो ID3 क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के अंदर हमने बनाया था। ये आपका ट्री बन गया। अब हमने क्या करना है, हम इसका एरर कंप्यूट करेंगे। एरर किस तरीके से कंप्यूट करेंगे, हमने अब इसके लिए वैलिडेशन डाटा सेट को देखना है। तो वैलिडेशन डाटा सेट क्या था हमारा, ये इसमें हमने देखना कि भाईजान हमारा जो है आउटलुक क्या है, सनी है, ह्यूमिडिटी है हमारे पास हाई, विंड है वीक, और इसका आंसर क्या है नो। ओके, हम देखते हैं कि ये क्या सही है या नहीं। अब अपने डिसीजन ट्री के मुताबिक, मतलब कि एक्चुअल में ये आना चाहिए। हम अपने डिसीजन ट्री के मुताबिक देखते हैं कि हमारा डिसीजन ट्री क्या प्रिडिक्ट करके दे रहा है। तो आउटलुक क्या था, सनी, तो मैं सनी वाले ब्रांच में आ गया। सनी के बाद था ह्यूमिडिटी हाई था, यहाँ पे कौन सा फीचर यूज है, ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी में चला गया, उसमें था हाई का रिस्पेक्टिव क्या आंसर आ रहा है, नो आ रहा है। तो मैंने देखा क्या इधर नो था, ठीक है, यानी कि ये वाला मेरा सही है, सही प्रिडिक्ट हुआ है, इसको ठीक हो गया। अब मैंने नेक्स्ट रो देखी, वो था रेन, तो मैं रेन वाली साइड पे आ गया, रेन वाले फीचर में ब्रांच में आ गया। रेन के बाद था हमारे पास कौन सा फीचर है यूज हो रहा, विंड, तो मैंने विंड में देखा, विंड ये रहा कॉलम, और उसमें था स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग वाली साइड पे चला गया। तो स्ट्रॉन्ग वाली साइड पे मेरा आंसर आ रहा है नो। और मेरा यहाँ पे वैलिडेशन सेट डाटा सेट के अंदर क्या था, यहाँ पे एक्चुअल में आना चाहिए था यस, तो यानी कि ये मिसक्लासिफाइड कर रहा है, यानी कि एक्चुअल में आंसर यस आना चाहिए था, लेकिन मेरा जो डिसीजन ट्री है वो नो प्रिडिक्ट कर रहा है। तो ये मेरा एक गलत हो गया, ठीक हो गया। उससे नेक्स्ट रो मैंने देखी जो क्या है ओवरकास्ट और स्ट्रॉन्ग है। ओवरकास्ट में गया तो वहां पे ओवरकास्ट में बाय डिफॉल्ट यस है, तो ओवरकास्ट के रिस्पेक्टिव मैंने देखा यहाँ पे यस है, ठीक है, ये भी करेक्ट है। सनी है, सनी में गया, उसमें नॉर्मल देखा, यहाँ पे यस आ रहा है, तो मेरा यहाँ पे क्या आना चाहिए, यस आना था, ठीक हो गया। तो अब मैं देखूं तो मेरे टोटल कितने थी रोज वैलिडेशन डाटा सेट के अंदर, मेरे पास 4 रोज थी। 4 में से कितनी मेरे पास मिसक्लासिफाइड हुई है, तो मेरे पास एक मिसक्लासिफाइड हुई है। तो टोटल 4 थे, टोटल सैंपल कितने हो गए 4, मिसक्लासिफाइड नंबर ऑफ सैंपल कितने थे 1, तो 1/4 मेरा क्या हो जाएगा इस ट्री का एरर। तो 1/4 होता है 0.25, यानी कि इस ट्री का एरर जो कंप्यूट होकर आया ना मेरे पास अभी जो है वो है 0.25। तो यहाँ पे इसकी वर्किंग भी की है कि मिसक्लासिफाइड मेरा 1 है, टोटल मेरे पास 4 थे, तो एरर क्या होगा 1/4 विच इज इक्वल टू 0.25। तो ये था मेरा एरर, ठीक होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पोस्ट प्रूनिंग का कॉन्सेप्ट लगाएंगे इस पे। किस तरीके से लगाएंगे देखते हैं। अभी क्या मिसक्लासिफाइड हुआ था, ये वाली यानी कि रो मिसक्लासिफाइड हुई थी रेन से ये, तो ये देखा कि रेन है, ये विंड है, यानी कि ये वाली चीज मेरी मिसक्लासिफाइड हुई थी। मैं ना अब रेड कलर से इसको करता हूँ, यानी कि ये वाली चीज मेरी मिसक्लासिफाइड हुई थी। ये मेरा डिसीजन ट्री इस वजह से गलत आंसर दे रहा है, इस मतलब के ब्रांच से गलत आंसर आ रहा है मेरा। मैंने क्या किया कि मैं इसी को प्रून करता हूं, मैं कोशिश करूंगा इसको प्रून करूं, खत्म करूं और अपने एरर को कम करूं अगर हो सकता है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये जो है ना विंड वाली, ये इसको मैंने पूरा डिस्कार्ड कर देना है। जब इस विंड को मैं डिस्कार्ड कर दूंगा तो जाहिर बात है इसके जो लीफ नोड है वो भी इसके साथ डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो यानी कि मेरा ये पूरा का पूरा पोर्शन, ये पूरा का पूरा पोर्शन मैंने खत्म कर दिया। मेरे पास अब रेन के बाद यहाँ पे एक इस तरीके से कर लेते हैं, यानी कि ना आपको ये दिखा देता हूँ, ठीक होगा कि यहाँ पे हो गया। अब रेन यानी कि ये ब्रांच है सिर्फ खाली, ये जो अभी है ना ये वाला सब कुछ खत्म हो गया। ये हमने डिस्कार्ड कर दिया, टेम्परेरी तौर पे हमने डिस्कार्ड कर दिया, ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, रेन है, अब मैंने रेन का जाके नंबर वो वाली रेंज मैंने क्या करना, वो वाली रोज को हाईलाइट करना जिनमें रेन आ रहा है। कौन से सेट से, ट्रेनिंग डाटा सेट से, ये याद रखना। यहाँ पे गलती कर जाते हैं, वैलिडेशन टेस्ट से तो हम एरर वगैरह कंप्यूट कर रहे होते हैं,
जब ये हम डिस्कार्ड प्रूनिंग वगैरह कर रहे थे, ये हम ट्रेनिंग डाटा सेट पे करते हैं। तो ट्रेनिंग डाटा सेट में आना, आपने देखा कि ऐसी कौन सी रोज है जिनके अंदर रेन आ रहा है, 1 2 3, 3 रो ऐसी हैं जिनके अंदर रेन आ रहा है। आपने इसके रिस्पेक्टिवली आपने जो है टारगेट कॉलम उसमें देख लेना क्या आंसर आ रहा है। तो 3 रोज थी, 3 में से 2 में यस आ रहा है, 1 में नो आ रहा है। तो हम इसमें क्या डिसीजन कर रहे होते हैं, इसमें हम डिसीजन ले रहे होते हैं मेजोरिटी वोटिंग बेस कर रहे होते हैं, मतलब कि जिसके ज्यादा वोट होंगे वो हमारा प्रिडिक्ट हो जाएगा। अब देखें तो इस केस में हमारे पास 2 यस है, 1 नो है, तो ज्यादा वोट किसके, यस के वोट है। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा कि ये जो रेन वाली ब्रांच थी ना, यहाँ से डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाएगा यस। ठीक हो गया। तो ये मैंने यहाँ से मतलब के बना लिया, तो मेरा ट्री क्या बन गया, ये मेरा बन गया ट्री। ठीक हो गया, ये मेरा ट्री बन गया। अब मैं इसका एरे कंप्यूट करूंगा। अब मैं जाऊंगा वैलिडेशन डाटा सेट पे। तो वैलिडेशन डाटा सेट पे मैं अब दोबारा से चेक करूंगा। तो वैलिडेशन मैंने ये रिमूव कर लेता हूँ। वैलिडेशन डाटा सेट में मैं गया, मैंने देखा आउटलुक था सनी और ह्यूमिडिटी हाई थी। तो सनी पे गया, ह्यूमिडिटी हाई थी, ह्यूमिडिटी में हाई था, उधर आंसर आ रहा था 9, तो मेरा एक्चुअल 9 था। ठीक है, ये सही है। दूसरा मैंने देखा रेन था, रेन में मैंने जाना था, हाँ रेन में गया मैं, तो रेन में यहाँ पे पहुंचा, तो मेरा क्या आंसर आना चाहिए, रेन से आगे मेरा बाय डिफॉल्ट यस आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे मेरा यस था, एक्चुअल में भी यस था, तो यानी कि सही प्रिडिक्ट हो गया। फिर था ओवरकास्ट में गया, तो यहाँ से बाय यस आ रहा था आंसर, तो यहाँ पे भी यस है, ये भी सही हो गया। सनी में गया, सनी में फिर मैंने जाके ह्यूमिडिटी को चेक किया, ह्यूमिडिटी में नॉर्मल था, नॉर्मल वाली साइड पे चला गया, तो यहाँ भी यस आ रहा था, तो वो देखा ये भी यस है। तो अब देखे कि टोटल सैंपल कितने, 4, मिसक्लासिफाइड कितने, कोई भी नहीं, सारे के सारे करेक्टली क्लासिफाइड हुए हैं। तो मेरा एरर क्या होगा, 0/4 विच इज इक्वल टू 0। ठीक होगा। पहला जो मेरा ट्री था उसके अंदर क्या एरर आ रहा था, 0.25। अब जो मेरा ट्री है ये वाला, उसमें मेरा एरर क्या है, 0। अब मैं ना बल्कि रेज कर लेता हूं। ठीक होगा, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। पहले था मेरा ये ट्री, इसका एरर कितना था, 0.25। ठीक हो गया। मैंने इस ब्रांच को, इसको मैंने डिस्कार्ड कर दिया, यानी कि ये सारे ये फीचर को हमने डिस्कार्ड करना था, लीफ नोड का नहीं। हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे तो फायदा ही कोई नहीं। हमने ये देखेंगे लीफ नोड के ऊपर जो आ रही है ना, लीफ नोड से ऊपर वाले लेवल की जो नोड होती है उसको हमने डिस्कार्ड, इसको हमने डिस्कार्ड किया, तो ये पूरी की पूरी खत्म हो गई। ठीक हो गया। तो उसके बेस पे जो कि ट्री बना था वो मेरा था, बना ये था जो मैंने अब बताया। इसका जो एरर आया वो है 0। तो अब इस ट्री का एरर प्रीवियस ट्री से कम आया, तो मैं क्या करूंगा कि ये वाला ट्री मेरा ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वाला। तो मैंने क्या किया कि ये वाली जो ब्रांच थी ना, इसको मैंने प्रून कर दिया, और अब मेरा जो न्यू शेप, न्यू लुक होगी ट्री की, वो मेरी ये हो जाएगी। ठीक हो गया। अब इसके बाद में अगर ये था, ठीक है, अगर फर्स्ट करें यहाँ पे, अगर मेरा 0.25 था और मैंने जब इसको डिस्कार्ड किया और ये ट्री बना, सपोज करेंगे इसका एरर आ जाता 0.35, तो मैंने क्या करना था, मैंने दोबारा इसी ट्री पे आ जाना था, इसी ट्री पे आ जाना था और इसको डिस्कार्ड कर देना था। ठीक हो गया। या फिर मेरा अगर फर्स्ट करेंगे मैंने चेंज किया और उतना ही एरर आया, कोई एरर बढ़ा नहीं है, तो मैं न्यू जो मैंने बनाया उस पर चला जाऊंगा। ओके, ये चीज भी आप लोगों को क्लियर होगी। तो ये था हमारा पोस्ट प्रूनिंग का कॉन्सेप्ट। अब ये होता है कि ये इस केस के अंदर हमारा जो एरर है ना वो 0 आ गया, लेकिन प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन वगैरह होती है प्रैक्टिकल लाइफ में, तो इस तरह 0 एरर नहीं आता, कुछ ना कुछ थोड़ा एरर रहता है। तो जरूरी नहीं है कि आपका 0 ही एरर आए, आपने उसको चलते रहना। और समटाइम्स अगर इस तरह का केस हो तो आपको बता भी देते हैं क्वेश्चन में कि आपने कितनी बार आपने ये पोस्ट प्रूनिंग करना है, तो कितनी बार मतलब कि आइट्रेशन करने के, लेट्स के आप ये ना कि आप इन्फिनिटी लूप में फंसे रहें। तो ठीक है, तो ये था हमारा पोस्ट प्रूनिंग का कॉन्सेप्ट, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब प्री प्रूनिंग और पोस्ट प्रूनिंग का हम एक डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। जो है ना कि प्री प्रूनिंग इज लाइक स्टॉपिंग अ स्टूडेंट अर्ली फ्रॉम ओवर स्टडिंग, यानी कि वही चीज़ जो मैंने आपको बताया था कि आप इसको एक स्टूडेंट की एग्जांपल से ले सकते हैं कि आप अभी एक स्टूडेंट ने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, आप उसे कहेंगे भाईजान आपने 2 घंटे लगाने सिर्फ, और हालांकि जो वो चीज़ कर रहा है, जो वो समझ रहा है या जो वो सॉल्व कर रहा है उस पर 4 घंटे लगते हो, तो आपने उसको पहले ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आपने 2 घंटे के अंदर अंदर ही करना जो भी है, तो वो प्री प्रूनिंग हो गया। एक किस्म का क्वेश्चन सॉल्व पूरा नहीं हो सकता, उसमें हो सकता है कि कोई मसला आ जाए। तो जो पोस्ट प्रूनिंग का कॉन्सेप्ट है वो है कि हम पहले कहते हैं कि आप पूरा पढ़ लो, फिर उसके बाद आप जो अननेसेसरी टॉपिक है ना उनको आप डिस्कार्ड कर दो। लाइक इसकी एक एग्जांपल ले सकते हैं, जो स्मार्ट सिलेबस वाला कॉन्सेप्ट था जो कोविड में
हुआ था सबके साथ। इसमें यह कि भाईजान आपने क्या कहते हैं कि स्टूडेंट को आपने प्री प्रूनिंग को आप इस तरीके से दे सकते हैं कि मतलब कि अभी आप स्टार्ट हुई है क्लास, आपने स्टूडेंट को पकड़ा दिया स्मार्ट सिलेबस कि आपने सिर्फ और सिर्फ यही टॉपिक्स तैयार करने हैं। तो ये होता है हमारा प्री प्रूनिंग, यानी कि पूरी बुक करने के बजाय उसको स्मार्ट सिलेबस दे दिया कि आपने सिर्फ ये टॉपिक आपने करने तैयार। तो ये हमारा प्री प्रूनिंग होता है। पोस्ट प्रूनिंग में क्या होता है कि आप बच्चे को कहो कि भाईजान आप पढ़ो, पूरी बुक पढ़ो, आखिरी के 3 महीने में आप जाके उसको स्मार्ट सिलेबस दे दो। मतलब कि उसने एक बार पूरी बुक पढ़ ली है, उसके बाद जो एंड वाले 1 मंथ है ना, वहां पे आप जाके कह दो उसको कि आप ये स्मार्ट सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग ये इसके अंदर जो जो टॉपिक्स है उसके अकॉर्डिंग मतलब क्वेश्चन बनेगा। लेकिन उसमें ये होगा कि आपने पूरा एक बार कर लिया होगा। तो ये वही कॉन्सेप्ट है जो प्रीवियस डिस्कस किया था। फीचर्स प्री प्रूनिंग और पोस्ट प्रूनिंग, यानी कि अप्लाइड कब करना है कि प्री प्रूनिंग जो हमारा अप्लाइड होता है ड्यूरिंग ट्रेनिंग, और जो पोस्ट प्रूनिंग होता है वो हमारा फुल ट्री बनने के बाद हम उसके ऊपर अननेसेसरी ब्रांचेस को डिस्कार्ड कर रहे होते हैं। रिस्क की बात कर लें तो प्री प्रूनिंग के अंदर होता है कि अंडर फिटिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है, बट पोस्ट प्रूनिंग के अंदर ना ओवर फिटिंग ना अंडर फिटिंग होती है, लेस रिस्क होता है बहुत। अंडर फिटिंग तो होती नहीं, ओवर फिटिंग होती है, उसको हम डिस्कार्ड करके ना कम कर देते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, प्री प्रूनिंग लो कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब ये सारी बात है, सिंपल सा ट्री होता है। पोस्ट प्रूनिंग में होता है कि पूरा ट्री बनाना फिर उसके बाद डिस्कार्ड करना, तो ये हायर कॉम्प्लेक्सिटी में आ जाता है। एक्यूरेसी की बात करें तो प्री प्रूनिंग में बहुत कम एक्यूरेसी होती है, पोस्ट प्रूनिंग के अंदर काफ़ी हद तक बेहतर होती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में।